नमस्कार। अब आते हैं हम साइकस में गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो गैमेट्स का डेवलप पहले तो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और उसमें गैमेट्स किस तरह से बनते हैं। तो साइकस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये शुरुआत में आपको बताया था कि हेटेरोस्पोरस पौधा है। इसमें दो तरह के बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद एवं गुरु बीजाणु जो है वो स्त्री युग्मोद्भिद पर बनते हैं। नर और स्त्री युग्मोद्भिद का विकास प्रकीर्णन से पूर्व ही बीजाणुधानी में प्रारंभ हो जाता है। अब जो नर युग्मोद्भिद का विकास, सबसे पहले आते हैं कि नर युग्मोद्भिद का विकास किस तरह से होता है। तो नर युग्मोद्भिद का विकास लघु बीजाणु के द्वारा होता है। लघु बीजाणु विकसित होकर और जर्मिनेट होकर आगे डेवलप होके और नर युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। तो लघु बीजाणु का जो अंकुरण है वो प्रकीर्णन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, मतलब बीजाणुधानी के अंदर ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो नर युग्मोद्भिद का जो दो स्टेप में इसका विकास पूरा होता है। एक तो पॉलिनेशन के कुछ आंशिक विकास पॉलिनेशन के पूर्व हो जाता है बीजाणुधानी के अंदर, और शेष विकास जो है वो पॉलिनेशन के पश्चात ओव्यूल के पॉलन चैम्बर के अंदर होता है। नर युग्मोद्भिद के डेवलपमेंट की जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, मतलब बिफोर पॉलिनेशन। अब बिफोर पॉलिनेशन में विकास किस तरह से होता है, तो पॉलिनेशन से पूर्व का विकास बीजाणुधानी के अंदर ही होता है। और प्रथम विभाजन, अब ये जो बीजाणु बना है लघु बीजाणु, इसके अंदर सर्वप्रथम पहला विभाजन जो होगा उसमें एक प्रथम विभाजन होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके फलस्वरूप दो असमान कोशिकाएं विभक्त हो जाती हैं। छोटी कोशिका को प्रोथेलियल सेल कहते हैं और बड़ी कोशिका को एंथीरिडियल सेल कहते हैं। प्रोथेलियल सेल में आगे जाकर कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि एंथीरिडियल सेल विभाजित होकर और प्रोथेलियल सेल से लगी हुई एक छोटी कोशिका जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाती है। मतलब प्रोथेलियल सेल में किसी तरह का विभाजन नहीं हुआ, एंथीरिडियल सेल में एक विभाजन होगा, विभाजित होकर ये प्रोथेलियल सेल से लगी हुई एक छोटी कोशिका जनन कोशिका और एक बड़ी कोशिका ट्यूब सेल बनाती है। इस अवस्था में लघु बीजाणु में 3 कोशिकाएं होती हैं और ये 3 कोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु बीजाणुधानियों से बाहर निकलते हैं और इनका शेष विकास, अब आगे का जो विकास है वो ओव्यूल के पॉलन चैम्बर के अंदर होता है। अब आगे का विकास जो है वो पॉलन चैम्बर में होगा, तो उसके पहले पॉलिनेशन होगा। तो बीजाणुधानी के स्फुटन के पश्चात 3 कोशिकीय लघु बीजाणु वायु में आ जाते हैं और ये बहुत हल्के होते हैं। तो और इनका निर्माण जो है काफ़ी अधिक संख्या में होता है और ये काफ़ी हल्के होते हैं, तो वायु के द्वारा आसानी से प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसी समय जो न्यूसेलस है उसके अंदर न्यूक्लियर बिग की कुछ कोशिकाएं, जो ओव्यूल है उसके अंदर न्यूक्लियर बिग की जो कुछ कोशिकाएं हैं वो विघटित होकर एक विस्कस फ्लूइड बनाती हैं और माइक्रोपाइल से एक पॉलन ड्रॉप के रूप में, मतलब ओव्यूल की जो माइक्रोपाइल है उससे एक पॉलन ड्रॉप के रूप में बाहर निकलता है। और ये जो पॉलन है जो हवा में उड़कर इस ओव्यूल के ऊपर आते हैं वो इस बूंद पर, जो पॉलन ड्रॉप है, इसमें चिपक जाते हैं। इसके पश्चात जो पॉलन ड्रॉप है, जो पॉलन युक्त है, पॉलन ग्रेन के से युक्त है, वो अंदर बीजांड में अंदर की ओर खींच जाती है और माइक्रोपाइल कैनाल के द्वारा होती हुई पॉलन चैम्बर में पहुंच जाती है। इस प्रकार से 3 कोशिकीय जो पॉलन ग्रेन है वो बीजांड के पॉलिनेशन चैम्बर में पहुंच जाता है। ये डायग्राम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमारा माइक्रोस्पोर है। ये इसके अंदर असमान विभाजन होगा, नीचे की साइड की प्रोथेलियल सेल, ऊपर की जो है वो एंथीरिडियल सेल। इस एंथीरिडियल सेल में फिर एक विभाजन हुआ और इस विभाजन के फलस्वरूप 2 सेल का निर्माण हुआ। और प्रोथेलियल सेल की तरफ ये जो है ये जनरेटिव सेल, और ये जो दूसरी बड़ी सेल जो बनी, छोटी वाली जनरेटिव सेल, बड़ी वाली जो बनी ये ट्यूब सेल कहलाती है। ये 3 सेल स्टेज तक यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया।
इसके आगे का डेवलपमेंट, ये पोलन चैम्बर, यहाँ से ये न्यूक्लियर बिक निकलती है, उससे ये पोलन इसके अंदर प्रवेश करते हैं और ये आगे का डेवलपमेंट जो है ये उसके अंदर पोलन चैम्बर में होता है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है आगे का, वो पहले पॉलिनेशन होगा, हवा के द्वारा ये बीजांड जो है बाहर की ओर उड़कर पॉलिनेशन चैम्बर में पहुंच जाते हैं, पोलन चैम्बर में। तो साइकस की जो कुछ जातियां हैं, यहाँ पर फिर आगे का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होकर एंथेरोजॉइड का निर्माण होता है। यहाँ पर ये फिर इसमें 2 सेल्स बनेंगी, जनरेटिव सेल्स, और जनरेटिव सेल फिर विभाजित होकर 2 गैमेट्स का निर्माण करती है और वो जो है फिर फ्यूज़ होकर आर्चिगोनिया में प्रवेश करते हैं और उसके एग सेल से फ्यूज़ होते हैं। तो इस प्रकार से साइकस की कुछ जातियों में जनानंग जो है वो परिपक्व अवस्था में एक तीव्र प्रकार की गंध उत्सर्जित करते हैं और पॉलिनेशन के पश्चात जो परागित बीजांड के साइज़ में वृद्धि होने लग जाती है, ओव्यूल की साइज़ में वृद्धि होने लगती है और ये बीजांड, और जो बीजांड परागित नहीं होते हैं, जिनके ऊपर पॉलन ग्रेन नहीं आए हैं, वो सूखकर गिर जाते हैं। परागित बीजांडों के माइक्रोपाइलर एंड में नली, जो माइक्रोपाइलर ट्यूब होती है, उसमें उपस्थित विस्कस फ्लूइड जो है वो सूखने के कारण बंद हो जाती है और पॉलिनेशन की प्रक्रिया की ये अंतिम चरण है कि जो ट्यूब है वो बंद हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी पॉलन ड्रॉप सीक्रेट नहीं होगी, जिससे पॉलन अंदर नहीं आ सकते हैं। अब ये 3 सेल स्टेज के बाद जो आगे की डेवलपमेंट है बीजांड का, बीजांड के ऊपर उसके पॉलन चैम्बर में होता है, बीजांड में जो पॉलन चैम्बर उपस्थित है उसके अंदर होता है। तो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन जो है उसका अंकुरण 1 सप्ताह के पश्चात, 1 सप्ताह के अंदर हो जाता है। इसमें उपस्थित जो जनरेटिव सेल है वो विभाजित होकर एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल बनाती है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल बनती है। जो बड़ी वाली है वो बॉडी सेल कहलाती है, छोटी वाली स्टॉक सेल कहलाती है। एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल बनती है और इसी समय पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन है, बाह्य चोल है, वो फट जाती है और अंतः चोल जो है वो पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और ये जो पॉलन ट्यूब है ये न्यूसेलस को भेदती हुई फीमेल गैमेटोफाइट की ओर वृद्धि करती है। साइकस की जो पॉलन ट्यूब है वो एंजियोस्पर्म की तरह स्पर्म कैरियर का काम नहीं करती है, ये एक हॉस्टूरिया की तरह कार्य करती है। और स्टॉक सेल में अब इसके अंदर जो 2 सेल बनी थी, बॉडी सेल और स्टॉक सेल में कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि बॉडी सेल में निषेचन के पूर्व विभाजन होकर 2 मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, यानी एंथेरोजॉइड्स बनाती हैं, 2 एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में लगभग 4 महीने का अंतराल होता है। साइकस के जो मेल गैमेट्स पादप प्रजाति में सबसे बड़े, अब ये जो गैमेटोफाइट बना और जो मेल गैमेटोफाइट में जो डेवलपमेंट से जो मेल गैमेट्स बने हैं, ये मेल गैमेट्स मतलब एंथेरोजॉइड्स, ये पादप प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं साइज़ में। इनकी माप जो है 180 से 210 माइक्रोन तक होती है और इन्हें बिना किसी लेंस की सहायता से नेकेड आई के द्वारा देखा जा सकता है। इनका जो आकार है ये लट्टू के आकार के होते हैं और नग्न होते हैं। इनके ऊपर कई सारे सीलिया पाए जाते हैं और 5 से लेकर 6 स्पाइरल रिंग में ये व्यवस्थित होते हैं और दोनों नर युग्मक पराग नलिका में साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एंथेरोजॉइड्स है, ये इनमें 5 से 6 ये रिंग दिखाई दे रही है, सीलिया, इनमें से वलय पाए जाते हैं और इनमें सीलिया पाए जाते हैं और ये पॉलन ट्यूब में ये इस तरह से हमको फ्री रूप से तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये बॉडी सेल है, ये स्टॉक सेल है, जब डिवीज़न होगा वैसे ही, और ये यहाँ पर इधर ये स्टॉक सेल बॉडी सेल में फिर से डिवीज़न होगा और ये एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद अब ये तो मेल गैमेट का निर्माण हो गया। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण
किस तरह से होता है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर स्थित सक्रिय, अब यहाँ पर ओव्यूल के अंदर जो हमने देखा था कि 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए थे, 3 नष्ट हो गए थे और एक ही सक्रिय बचा था। तो जो सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, उसी से फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। तो इस प्रकार का जो युग्मोद्भिद है वो मोनोस्पोरिक टाइप का कहलाता है। ओव्यूल में उपस्थित गुरु बीजाणु एक रैखिक टेट्रॉड में से केवल एक आधारी बीजाणु ही आर्चिगोनियल इनिशिएट के रूप में कार्य करता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो है मेगास्पोर का डेवलपमेंट है। तो ये जो 3 है ये डिजेनरेट हो गए हैं, एक ही ये सक्रिय होता है और ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। साइज़ में बड़ा होकर इसके अंदर आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह कार्य करता है और ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो है इसके केंद्रक में कई सारे डिवीज़न होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं और कई सारे केंद्रक इसके अंदर ये इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आकर फिर जब कई सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद इसके केंद्रक में एक वैक्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है। ये यहाँ पर बीच में वैक्यूल का डेवलपमेंट हो गया, सारे केंद्रक परिधि की तरफ एकत्रित हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के साथ परिधि की तरफ एकत्रित हो जाते हैं। रिक्तिका में एक प्रकार का श्वेत तरल पदार्थ भरा रहता है और जिसका निर्माण इस भाग के केंद्रकों के डिजेनरेशन से, रिडक्शन से होता है। अब ये जो बहुकेंद्र की बीजाणु में परिधि से केंद्र की तरफ, ये परिधि से अब ये केंद्र की तरफ इनमें सेल का बनना प्रारंभ होता है और सेल्यूलर गैमेटोफाइट धीरे धीरे और इनके अंदर भित्ति का निर्माण प्रारंभ, परिधि से केंद्र की ओर ये सेल वॉल का निर्माण चालू हो जाता है केंद्रकों के चारों ओर, और इस तरह से ये सेल्यूलर गैमेटोफाइट बन जाता है। अब ये इसको हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है और हैप्लॉइड होती है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले, निषेचन की क्रिया के पहले ही बन जाता है। अब यहाँ पर जो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा, तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो डॉर्सल सेल्स हैं उसमें से कुछ सेल्स आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह काम करती है और आर्चिगोनियल इनिशियल के अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बाहर की तरफ जो बनेंगी वो नेक सेल कहलाती हैं और अंदर की तरफ जो बनती है वो सेंट्रल सेल कहलाती है। फिर जो नेक सेल है वो वर्टिकल डिवीज़न के द्वारा 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो 2 नेक सेल्स बनाती हैं और जो सेंट्रल सेल है वो साइज़ में कई गुना वृद्धि करती है और बड़ी हो जाती है और ये इसका केंद्रक विभाजित होकर एक वेंटर कैनाल सेल और एक न्यूक्लियस, ये वेंटर कैनाल सेल और ये एक न्यूक्लियस, इस तरह से 2, ये साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई है, यहाँ पर ये बड़ी दिख रही है, ये काफ़ी बड़ी होकर और इसका केंद्रक विभाजित होता है और वेंटर कैनाल सेल और एग सेल का निर्माण करता है। इसके बाद जो एग न्यूक्लियस जो है वो सभी पौधों में, साइकस के पौधों में एग जो है वो सभी जीवित पौधों में सबसे बड़ा होता है। जैसे इसका एंथेरोजॉइड भी सबसे बड़ा होता है उसी तरह से ये भी सबसे बड़ा होता है और जैसे कि साइकस सर्सिनेलिस में इसके एग का व्यास जो है वो 0.5 मिलीमीटर होता है। अब ये जो है मैच्योर, यहाँ पर मैच्योर जो आर्चिगोनिया है इसके अंदर एक बार नेक सेल में एक डिवीज़न और होता है, उससे 2 से 4 नेक सेल्स का निर्माण होता है और अंड कोशिका और एक अंड कोशिका से निर्मित होती है। अब इसके अंदर जो नेक कैनाल सेल इनमें नहीं पाई जाती है और विभिन्न जाति में स्त्रीधानियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे साइकस रम्फाई के अंदर प्रति ओव्यूल इनकी संख्या 3 से 6 होती है, साइकस सर्सिनेलिस में 3 से 8 होती है और साइकस रिवोल्यूटा में 2 से 8 होती है।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका आर्चीगोनिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब डेवलपमेंट के बाद इनके अंदर निषेचन की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर जो पोलन ट्यूब बनी थी जिसके अंदर एंथेरोजॉइड्स आ गए थे, ये पोलन ट्यूब न्यूसेलर टिश्यू को भेदती हुई आर्चीगोनियल चैम्बर में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद इन नलिकाओं में जो कॉन्सेंट्रेट फ्लूइड भरा हुआ होता है पोलन ट्यूब में, जो वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण वो फट जाती हैं और उससे एंथेरोजॉइड्स फ्री होकर उसके अंदर प्रवेश करते हैं और फ्यूज़न होता है उसमें नेक सेल से के संपर्क में आती है और उससे ये अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि हम आगे देखेंगे पूरी प्रोसेस डायग्राम की किस तरह से आगे डेवलपमेंट होता है और फिर एम्ब्रियोजिनी किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।